नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का हमारा ये टेस्ट 10 है और टेस्ट 10 में हम पॉलिटी के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए अपने पॉलिटी टेस्ट का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या कहता है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक विशेष अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो हमारा अभिकथन ए सही है, क्योंकि जब भी किसी राज्य की सीमा में बदलने की सिफारिश की जाती है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा संसद को की जाती है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल पर उस प्रस्ताव पर एक विशेष अवधि के भीतर विचार प्राप्त करते हैं। इसका कारण है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसका कारण आर भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि आर ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वहीं अगर हमें किसी राज्य हमारे संसद को किसी राज्य की नाम में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, तो यह संविधान के अनुच्छेद यानी अंडर आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक, यानी सबसे पहले प्रारूप समिति की नियुक्ति कब होती है? 29 अगस्त 1947 को होती है। 29 अगस्त 1947 को होती है। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान के प्रवक्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। और वहीं संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3 सही होगा, जिसमें सबसे पहले जो घटना थी वह संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवक्त यानी लागू होने की तिथि जो है वह है 26 जनवरी 1950। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए नहीं को गलत लिखें, गलत सुमेलित है। तुम्हारा अब इस प्रश्न को दोबारा करें, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत है। प्रावधान संविधान का भाग जो है वह सही सुमेलित की जगह गलत सुमेलित है। तो सबसे पहले देखें, राजभाषा, राजभाषा भाग 17 में आता है, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में आता है, ये भी सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में आता है, ये भी सही है। और अधिकरण भाग 11, अधिकरण भाग 11 में नहीं आता है, बल्कि यह भाग 14A के अंतर्गत आता है। यानी हमारे प्रश्न के हिसाब से यही गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? कथन 1 है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन दिया गया है तो कौन कौन से सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया, वहीं निम्न सदन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। और इनके सचिवालय, इन दोनों के अपने अपने सचिवालय होते हैं, राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय होते हैं। और इन दोनों सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जा सकता है। यानी हमारा कथन 1 सही है। दूसरा कथन कहता है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। अब इनके जो सचिवालय बने हुए यानी उच्च सदन के सचिवालय और निम्न सदन के सचिवालय बने हुए, उनके स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार भी किसको होता है? संसद को होता है। यानी हमारा कथन 2 भी सही है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और इस रिट का प्रयोग, इन रिटों का प्रयोग वह अंडर आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत करता है। हमारा अगला कथन है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। हमारा कथन 2 भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें तीसरी अनुसूची जो है वह शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए तीसरी अनुसूची में, ये कथन सही है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरताएं दी गई हैं, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, अनुसूची यहाँ नहीं, ये अनुसूची यहाँ होना चाहिए लिखा हुआ। अनुसूची जो है वह 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, और 9वीं अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया गया नहीं, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, यह सही है। और कैसे सही है कि एक होता है संसद होती है, संसद के 3 भाग होते हैं, उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं, और राष्ट्रपति। यानी संसद के कितने भाग होते हैं, संसद के 3 भाग होते हैं। कौन से, उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति। यानी हमारा कथन एक सही है। और कारण आर कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। जब भी कोई विधेयक उच्च सदन और निम्न सदन से पास होकर जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण करता है। यानी हमारा कारण आर भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। इसका कथन एक है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। यह बिल्कुल सही कथन है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मान लिए 26 फरवरी के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है, तो उससे पहले 25 फरवरी तक उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य ही होंगे, विधि मान्य ही होंगे। तो ये हमारा कथन सही होता है। दूसरा कथन कहता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। मान लीजिए 26 फरवरी को 2 बजे के लगभग 2 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट यहाँ निर्णय देता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह शून्य हो जाए, तो 1 बजे तक यानी 1:55 या 1:59 तक किए राष्ट्रपति ने कुछ कार्य तो किए होंगे उपराष्ट्रपति ने। तो उपराष्ट्रपति ने उस डिसीजन के आने से पहले तक जितने भी कार्य किए वे भी सभी के सभी क्या होंगे, विधि मान्य ही होंगे, क्योंकि घोषणा कब हुई है, उनका निर्वाचन की जो घोषणा, यहाँ शब्द दिया गया है कि जो घोषणा की गई है वो कितने बजे की गई है, 2 बजे की गई, यानी 2 बजे से पहले जितने भी काम किए गए वह विधि मान्य होंगे। तो इसमें नहीं होगा, वे सभी विधि मान्य होंगे। यानी हमारा कथन 2 गलत है, यानी हमारा केवल उत्तर 1 सही, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है और दूसरा गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1 कहता है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। अर्हित का अर्थ होता है योग्य हो। तो हमारा ये कथन सही है, क्योंकि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो, क्योंकि महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसीलिए वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 कहता है कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। यह कथन गलत है, क्योंकि वह अनुच्छेद 109 नहीं बल्कि 108 होता है।
और यह दोनों संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको होता है? वह होता है राष्ट्रपति। यानी संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। यानी कि कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को ही बुलाता है। और कथन दूसरा कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यानी हमारा कथन 2 सही है। तो याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है और इसको बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को होता है, लेकिन अध्यक्षता का अधिकार स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। यानी कथन केवल 2 सही है और कथन 1 गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी हमारी। और कहाँ पर की गई थी? सरकारी उद्देश्यों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है, किसको देता है वह? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को वह अपना त्याग पत्र संबोधित करके देता है। कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश देता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए दोहरे दंड की धारा, ऑप्शन बी कार्योत्तर विधि, ऑप्शन सी यातना के विरुद्ध निषेध, ऑप्शन डी स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यातना के विरुद्ध निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये हमारा कथन 1 है कि एक विधान परिषद में उस राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह कथन सही है। और दूसरा कथन है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। यह भी सही है। केवल इसका एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर जिसकी विधान परिषद में 32 सदस्य थे। तो ये किन किन राज्यों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दोनों कथन सही है। यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके अलावा कितने राज्यों में, उत्तर भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, उसका एक ट्रिक है, तू भी मजा कर। तो टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी आई से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, जे ए से जम्मू कश्मीर और कर से कर्नाटक हो जाएगा। जिसमें जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर न विधानसभा है न विधान परिषद है। तो वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 6 है। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। 1+4 होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन और 4 उसके सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। यह गलत है, क्योंकि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को सौंपता है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात करता है। तो इसका केवल एक यानी ऑप्शन ए केवल एक का कथन 1 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 सूची 2। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद जो 324 है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद जो 315 है वह लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4321। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह कथन 1 कहता है, पंचायती राज की
3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी, जिसने अपना प्रतिवेदन 1977 में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है राज्य स्तर के नीचे, हमारा अगला कथन है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक खंड हेतु विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना चाहिए। खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, यह गलत है। उन्होंने खंड को यानी ब्लॉक को नहीं, बल्कि उन्होंने दो स्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन किया था। उन्होंने जनपद को, खंड की जगह पर जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था, यानी हमारा कथन दूसरा गलत है, यानी केवल कथन एक सही है। हमारा अगला प्रश्न है पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राज्य व्यवस्थापिका, ऑप्शन डी पंचायती राज आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन ऑप्शन बी भारत का राज्य निर्वाचन आयोग करता है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो कि अनुच्छेद 243 में दिया गया है और संविधान के भाग 9 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? ऑप्शन ए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ऑप्शन बी पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन सी अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण जो है वह नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है। मौलिक कर्तव्य यानी 51A में भी दिया गया है यह, और DPSI के आर्टिकल 48A में दिया गया है। DPSI यानी DPSI हम इसलिए लगाते हैं, हमें पता चलता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वह कहाँ से ली गई हैं? FDU यानी ये USSR यानी वर्तमान रशिया से ली गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर इस प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, हमारा यह कथन सही है। दूसरा कथन है हमारा ऑप्शन बी इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, यह गलत है क्योंकि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार करती है, राज्य सरकारें करती हैं। ऑप्शन सी कहता है कि यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, यानी ऑप्शन सी भी ठीक है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन सी हैं? तो हमारी लोकसभा प्रतिभा का इसके लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उर्मिला सिंह, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा कुमार हो जाएगा, और यह 15वीं लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष थी, 15वीं लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष थी। इस तरीके से हमारा आज का टेस्ट खत्म होता है, और हमारे इस टेस्ट में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आपने देखा होगा क्या ना कि यूपी PCS के 2023 में कुल 22 प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को लेकर कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेरी है तो अगर आप उसको पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।